बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल। और आज इस एक सवाल के जवाब की तलाश में मैं साथ हूँ जनाब डॉक्टर साजिद जावेद की। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। आपके साथ कुछ देरीना सवालात हैं और बातें भी हम करते रहते हैं, जाहिर है, और आज वक्त मिला तो मैंने कहा कि आपसे कुछ बातें पूछनी चाहिए। पहली बात जो है डॉक्टर साहब, वो है उर्दू के उस सिलसिले के बारे में जिन मराहिल से और जिन नामों से और जिन अदवार से अहद ब अहद होती हुई उर्दू यहाँ तक पहुँची। हम जब तालिब इल्मों को पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि उर्दू के मुख्तलिफ़ नाम, कि एक ज़माने में इसको हिंदी कहा गया, हिंदवी कहा गया, लाहौरी कहा गया, और फिर रेख्ता कहा गया, और फिर और हिंदुस्तानी, ये सारे नाम उसके चलते रहे, उर्दू मुअल्ला तक, और फिर सिर्फ उर्दू तक। ये सारे नाम, इसके अलावा भी कुछ रहे उर्दू के। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम तारीख़ी अदब पढ़ते हैं तो हम जो दक्कन है, जो कुछ उसमें लिखा गया, उसको उर्दू रिवायत का हिस्सा समझते हैं। जब हम गुजरात की रिवायत पढ़ते हैं तो जो गुजरात में लिखा गया गोजरी में, हम उसको भी उर्दू रिवायत का हिस्सा समझते हैं। जो दिल्ली के आसपास खड़ी बोली में लिखा गया, उसको भी हम उर्दू रिवायत का हिस्सा समझते हैं। हम बाबा फरीद से उर्दू शुरू करते हैं, जो पंजाबी में बोल रहे थे, हम उसको उर्दू कहते हैं। तो इसका मतलब है, और अब ये और जो ज़्यादा इससे काबिल गौर बात या अचंभे वाली बात ही है कि ये जिन जिन बोलियों का मैंने नाम लिया, मसलन पंजाबी है तो वो अपनी जगह पर अब भी मौजूद है, दक्कनी भी मौजूद, और जो दक्कनी है वो दक्कन में अब भी मौजूद है, गोजरी गुजरात में अब भी मौजूद है, और खड़ी बोली भी जो है वो दिल्ली के आसपास अब भी मौजूद है। तो अगर ये बोलियां थीं तो वो या तो वो सारी मिल के अब सिर्फ उर्दू बन जाती और वो ख़त्म हो जाती। जी। तो अगर ये सारी बोलियां थीं और वो अब भी मौजूद हैं तो फिर उनको उर्दू कहना, तो इस बात को कैसे सुलझाएंगे हम? जी, सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ आपने तो मुझे आने का मौका दिया। अच्छा, इसमें सर कुछ तारीख़ी मुगालते हैं, कुछ हम समझते हैं कि हमारी समझ के मुगालते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान जो हमारा हुआ है वो लिसानियत ना पढ़ने की वजह से है। ठीक, क्योंकि लिसानियत का इल्म हमारी यूनिवर्सिटियों में भी उस तरह से आम नहीं है। जब तीसरा ये है कि तारीख़ पढ़ाने वाले जो उस्ताद हैं वो भी तैयार नहीं है तारीख़ पढ़ाने के लिए। तारीख़ पढ़ाने वाला तैयार का मतलब है कि यानी इल्मी तौर पर तैयार नहीं है। वैसे तो वो कमर बस्ते इल्मी तौर पर वो तैयार हैं। अच्छा, वो जो टेक्निकलिटीज़ हो सकती है किसी भी इल्म को पढ़ाने के, किसी भी मजमून को पढ़ाने के, उसके लिए वो भी तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी जोग्राफिया उनको क्लियर नहीं होता, उनको सियासी तारीख़ हिंदुस्तान की उसका नहीं पता। अच्छा, उसके बाद उनको मुख्तलिफ डायलेक्ट्स और लैंग्वेजेस के फ़र्क का नहीं पता। इस वजह से आज तक, मतलब मुझे याद है कि 2001 में मैं एमए करने मुल्तान गया, उस दौर में भी यही पढ़ाया जा रहा था, उर्दू के मुख्तलिफ मतलब नाम। ठीक। अच्छा, 2005 में मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर आया तो उस दौर में भी यही पढ़ाया जा रहा था, उर्दू के मुख्तलिफ नाम। तो हमने भी ऐसे ही पढ़ाना शुरू किया। लेकिन जब लिसानियाती नुक्ता नज़र से देखना शुरू किया मैंने, तब अंदाज़ा हुआ कि उर्दू का तो मुख्तलिफ नाम है ही नहीं, उर्दू का तो एक ही नाम है और वो है उर्दू। और हिंदी और उर्दू जो है इसके बारे में अजीब मुगालते थे। हिंदुस्तानी ज़ुबान क्या है इसको भी लोगों ने समझा कोई नहीं। अच्छा, दिल्ली की ज़ुबान क्या थी उसको भी समझा कोई नहीं। तो इसमें मैंने फिर थोड़ा सा 10-15 साल मुसलसल रिसर्च की, जिसके कुछ हद खाल में आज आपके इस सवाल के जवाब में नुमाया करूँ। बहुत अच्छा। तो फरमाइए फिर क्या है, अगर ये नहीं है जी, तो पहला मुगालता क्या है कि अलग अलग बोलियों को उर्दू समझना, ये मुगालता है? ये बहुत बड़ा मुगालता है। ठीक है, क्योंकि उर्दू आज भी एक अलग बोली है। अच्छा, कहाँ की? उर्दू आज भी एक अलग बोली, ये कहाँ की नहीं है। अब जो कि ग्लोबलाइज्ड पस मंज़र में हम इस चीज़ को देखेंगे, उर्दू बोलने वाला जहाँ जाएगा वहाँ उर्दू होगी। पहले इलाकों में आप बांटते थे, नहीं, कहीं से आगाज़ तो होगा ना सर? हाँ, आगाज़ की तरफ जब हम चलते हैं तो हमें दिल्ली की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 माहिरीन लिसानियत 3 फेज़ बनाते हैं। एक जदीद हिंदारे दौर जिसमें हम अब हैं, एक वस्ती हिंदारे दौर जिसमें मतलब जो 1500 साल पहले था। अच्छा, एक कदीम। अच्छा, माहिरीन लिसानियत ने भी इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा की है। मैं 4 अदवार बनाता हूँ बुनियादी तौर पर। 1000 कबल मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक आते हैं, 1 ईस्वी तक आए, ये पहला दौर है कदीम दौर। 1 ईस्वी से लेकर आप 500 ईस्वी तक आए, तो ये 500 साल आपको अलहदा करने हैं प्राकृतों के। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का 500 साल है,
ये प्रॉग्रेस ख़त्म हो रही थी, अपभ्रंशें बढ़ रही थी आगे। तो ये अपभ्रंशों का पूरा दौर है। अपभ्रंश भाषा जो थे या अपभ्रंशें थी, यही असल में हमारी उर्दू पंजाबी ज़ुबान का पहला पड़ाव था। या आप कहते हैं यहाँ से इस दायरे से वो ये ज़ुबानें अलग हुई। हमारी जितनी ज़ुबानें हैं इनकी उम्र 1000 साल से ज़्यादा नहीं है। जो इस वक्त हम बोलते हैं 1000 ईस्वी के करीब जब अपभ्रंश टूट रही थी, तो एक अपभ्रंश ज़हन में रखिए, शोरसिनी। हाँ, शोरसिनी। उसको सोरासिनी भी लिखा गया है, शोरासिनी भी लिखा गया है। तलफ़्फ़ुज़ का वो मामला है। शोरसिनी अपभ्रंश जो थी, कोई भी आप भाषा जब टूटती थी तो 5-7 धारे बनते थे। तो उनमें एक जो धारा था ना, वो शोरसिनी प्रोग्रेस से शोरसिनी अपभ्रंश में आया। शोरसिनी अपभ्रंश आगे चलकर हिंदी में, पंजाबी में और मौजूदा ज़ुबानों में बटी। अच्छा, उस दौर में जो ज़ुबानें उस शोरसिनी से मुतासिर थीं, वो अलग बोलियां बनती चली गई। अच्छा, दिल्ली में वो एक बोली जो थी उस दौर में 1200 ईस्वी की बोली को आप डायलेक्ट के मानों में कह रहे हैं? ज़ुबान की पहली सूरत डायलेक्ट है। बोली को आप डायलेक्ट के मानों में कह रहे हैं? जी, डायलेक्ट। डायलेक्ट से मुराद, बोली से मुराद ज़ुबान की गैर पुख्ता सूरत। गैर पुख्ता सूरत से मुराद ये है कि अभी ज़ुबान ग्रामर की भी मुकम्मल पाबंदी करने में आज़ाद है। अभी जो मतलब उसमें अगर कोई तलफ़्फ़ुज़ के मसाइल हैं, बोली बोलने वाला उसको भी आप समझते हैं कि वो उसके इलाके की वजह से तलफ़्फ़ुज़ जो भी होगा वो काबिल कबूल होगा। तो मयारी ज़ुबान तो बनेगी उस वक्त जब लफ्ज़ का मानी भी ये आप कहते हैं जी मुस्तकिल हो जाएगा, तलफ़्फ़ुज़ भी मुस्तकिल हो जाएगा और ग्रामेटिकली जुमला भी मुकम्मल हो जाएगा। बोली में ही और शी जैसे हम पश्तो में कहते हैं कि वो मतलब मुअन्नस और मुज़क्कर के सिगे में तमीज़ नहीं कर पाते, ये बोली में चल जाएगा। मयारी ज़ुबान में आपको बयारी ग्रामेटिकली ही जुमला बोलना पड़ेगा। कैसे चल जाएगा? देखें, बोली जो है जी जी, तहरीरी शक्ल नहीं है। नहीं, तहरीरी है। फ़र्ज़ करें अगर वो नहीं है या इब्तदाई शक्ल है, जी जी, तो आप ज़िंदगी के इज़हारात जो हैं सारे के सारे, जी जी, वो जब उसमें आ जाते हैं, जी जी, तो इसका मतलब है वो सब कुछ पूरा तो कर रही होती है। जी जी। तो वो जब कर रही है तो ही और शी का फ़र्क करेगी, तो तभी वो काम आएगी। बोली में तलफ़्फ़ुज़ की आज़ादी होगी। नहीं, तलफ़्फ़ुज़ मैं आपको मतलब अभी आपने एक फ़िल्म का वो गाना है, आयो रे आयो रंगीलो मेहमान। ठीक। अब रंगीलो मेहमान बोली है ब्रज भाषा की, भोजपुरी की एक सूरत, वो वैसे ही चलेगी। ठीक है। अगर आप उसको उर्दू करेंगे तो आप कहेंगे जी आया रे आया रंगीला मेहमान। तो बोली लिखी भी जाती है। ये दूसरी बोली क्यों ना होगी जी, इसको उर्दू क्यों कर रहे हैं, वो दूसरी बोली क्यों नहीं होगी? ये कौन सी? मसलन आयो की जगह आया कहते हैं, आया। जी जी, तो ये दूसरी बोली क्यों नहीं हो जाती, वो क्यों बदलती है? नहीं, एक और मयारी ज़ुबान की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उर्दू नहीं कर रहा। मयारी ज़ुबान में आया रे आया रंगीला मेहमान, मतलब स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज जब बनती है तो वो ये बोलियों की तलफ़्फ़ुज़ ठीक को है, ज़ाहिर है, ये इसी कह रहे हैं आप। यानी इतनी बात है कि जब इलाकों में मुख्तलिफ होती है तो अपने अपने इलाके में उसी लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ जो है बदला जा मुख्तलिफ होता है। हाँ जी, और एक मयारी तलफ़्फ़ुज़ भी सब तय कर लेते हैं कि ऐसा ही है। बोली असल में एक महदूद इलाके में बोले जाने वाली ज़ुबान है, यानी ज़ुबान भी एट ए टाइम बोली होती है। लेकिन आप अगर आप ये बना रहे हैं पैमाना, जी जी, तो जब मैंने आपसे उर्दू के बारे में बात की है, जी जी, तो आप कह रहे हैं कि महदूद खित्ते की ज़ुबान है, तो जी जी, तो आप उर्दू को तो महदूद खित्ते में नहीं कर रहे, फिर आप कह रहे हैं कि जहाँ भी बोली जाएगी तो ये यही वाली बोली होगी। यही बात मैं उर्दू को देख ही 19वीं सदी 20वीं सदी में रहा, पीछे तो उर्दू मौजूद ही नहीं है हमारी। आपका मतलब है कि जो उर्दू है बतौर बोली के, बतौर बोली, ये 20वीं सदी में है, इससे पहले नहीं थी? 19वीं में है, 19वीं सदी में, उससे पहले नहीं थी। यानी 18वीं सदी की जो 18वीं सदी में उर्दू नाम की कोई ज़ुबान नहीं है। दिल्ली की एक बोली है जिसको वो खड़ी बोली कहते थे, देहलवी कह लें, और वो रिटर्न में आती थी तो रेख्ता कहलाती थी। हाँ, लफ्ज़ उर्दू के ऊपर अगर आप गौर करें तो उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ पड़ा ही उस वक्त है जब हिंदुस्तानी की 2 शाखें बनाई गई, एक हिंदी और एक उर्दू। तो आप देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में बना। उर्दू मोहल्ला जो है, जी जी, ये किस ज़माने का नाम है? उर्दू मोहल्ला जो है ये भी वो मतलब एक वकालता है कि हमने शाहजहां से इसमें नफी कर दिया। 18वीं सदी में उर्दू मोहल्ला के बारे में 1-2 संदेह मिलती है। उर्दू मोहल्ला असल में इस ज़ुबान का नाम है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल में उर्दू मोहल्ला जिस दौर में बोला जा रहा था, गिलक्रिस्ट ने उर्दू में क्यों नहीं लिखवाई किताबें? गिलक्रिस्ट के दौर तक उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल में भी नहीं आता था। जॉन गिलक्रिस्ट की किताब में एक जगह मैंने उर्दू का लफ्ज़ बोला है, वो भी OORDU।
इसलिए इन स्पेलिंग के साथ है। ठीक है। तो ये 1800 तक तो दिल्ली की ज़ुबान को हिंदुस्तानी ज़ुबान कहते थे। तो 1800 के बाद जब फोर्ट विलियम कॉलेज में आप देखते हैं कि पहली मरतबा हिंदी को अलग किया गया, तो जो हिंदी को अलग करके तर्जुमे कराया गया, हिंदुस्तानी आगे चलकर उर्दू बन गई। तो हम समझते हैं उर्दू का तो जो जितना भी तारीख़ है, जो सरमाया है, वो 1800 के बाद शुरू होना चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा पीछे चले तो मौलाना आज़ाद की किताब आब हयात है, अगर आप गौर करें है तो वो शायरी की तारीख़ उन्होंने वली से शुरू की। नज़्म उर्दू का के आलम का नौरोज़ है, हालांकि उन्होंने अमीर खुसरो का जिक्र किया दिमाचे में। इसका मतलब मौलाना आज़ाद भी अमीर खुसरो की ज़ुबान को उर्दू नहीं मानते। नहीं ठीक है, वो तो नहीं मानते, लेकिन अगर वो वली को पहला शायर मानते हैं जी जी, तो वली तो 1710 में तो उसका दीवान आ गया था वहाँ पर। नज़्म उर्दू का, हाँ, वली की ज़ुबान उर्दू का तुलू है। औरंगज़ेब आलमगीर ने दक्कन फतह किया 1687 तक, तकरीबन। गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बेदर, ये सारी रियासतें ठीक है। जब फतह हो गई तो उसके बाद ही आज़ादाना साउथ वाले नॉर्थ की तरफ आए। तो 1700 में तो वली वैसे ही आए थे। उससे पहले वली शायरी कर रहे थे दक्कनी में, वो तो सिर्फ फारसी में देखने के लिए आए थे कि क्या स्वरूप है। लेकिन आप ये देखें कि वली की जो भी हम दीवान में जितने लफ्ज़ हैं तकरीबन, या जिस तरह की है, जी जी, तो उससे मिलती जुलती ही ज़ुबान है, जो थोड़ा सा पहले मुल्ला वजही की या कुली कुतुब शाह की या थोड़ी देर पहले की। जी जी, तो आपको मिल जाती है उस तरह की चीज़ें वहाँ पे भी। वजह क्या थी? वजह मोहम्मद तुगलक के दौर में देखे ना, और अमीर तैमूर के हमलों से जितने लोग माइग्रेट करके वहाँ गए हैं दक्कन की तरफ, तो वहाँ पर देखें आप इस तरह की एक बोली इमर्ज हो गई, यानी दक्कनी, जिसको मतलब हमने शमसुल्लाह कादरी टाइम ने इन्होंने उर्दू कदीम कहा है, वो असल में दक्कनी ज़ुबान ही है। अच्छा, दक्कनी ज़ुबान की आखिरी शक्ल है वली तक आते आते। आप देखें ना, कदम राव से जो ज़ुबान शुरू हो रही है ना, सवाल जो है ना वो ठीक, मैं समझ गया आपकी, लेकिन सवाल ये है कि वली अगर उसका आखिरी शक्ल है तो फिर वहाँ पे तो वो शक्ल नहीं रहनी चाहिए थी ना, जो कदीम शक्ल है, उसको बदल जाना चाहिए था, तो वो बदल गई है। वली की जो डिक्शन है, वली का जो वली का तो है उसलूब है, वो उस इलाके में जो दक्कनी है वो भी बदल गई है। जी, वो बदल गई, वो उर्दू के करीब आ गई है, वो या उर्दू बन गई है। आगे चलकर उर्दू बनने नहीं, ये नहीं उर्दू के करीब आई, ये दहलवी के करीब चली गई। मैंने गुजारिश की ना, असल में तो ये है जो छोटे से, लेकिन अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं ना, नहीं जो यही वजह है जो लिंक है ना, आप ये देखें असल में ये भी मामला है कि 2000 किलोमीटर का फ़र्क है 15, ठीक है ना, दक्कन से दिल्ली तक का जो फ़र्क है 2000 किलो, उसको भी तो ज़हन में रखना चाहिए ना, वो बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा है। यानी वली दक्कन में रह रहा था, जी जी, वहाँ पर एक ज़ुबान बोली जा रही थी। सादुल्लाह गुलशन ने उससे कहा कि उसको छोड़ के फ़ारसी की तरफ माइल हो जाओ, तो उसने अपना शेरी जो सफ़र है उसको मकामी की बजाय फ़ारसी रंग की तरफ लाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, जो मोटी मोटी समझ आती है। जी। तो इसका मतलब है कि वली ऐसा शायर बन गया जिससे मुतासिर होकर दिल्ली में लोगों ने वली की तरह के शेर कहे और उसको उर्दू कहा फिर नहीं। तो इस यहाँ पर भी मुझे इख्तलाफ है, आपको इख्तलाफ होगा। दिल्ली वालों ने वली की तर्ज के शेर नहीं कहे, दिल्ली वाले वली से अच्छी उर्दू बोल रहे थे। नहीं, मेरा कहने वली का ने मतलब सिर्फ एहसास कमतरी शोरा का ख़त्म किया है कि फ़ारसी की वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि वली ने जिस ज़ुबान में कहना शुरू किया दिल्ली में, उससे बेहतर या उस तरह का उन्होंने कहना शुरू कर दिया। लेकिन वली ने तो ये वाला तरीका इख्तियार किया ना, उसने दक्कन की कदीम रिवायत वाला तो नहीं इख्तियार किया, सिर्फ वली की ज़ुबान। मेरा सवाल ये है कि क्या दक्कन में सिर्फ वली की ज़ुबान बदली थी या पूरे इलाके की ज़ुबान ही बदल गई थी? नहीं, वली की अपनी ज़ुबान ही थी ना, सिर्फ इलाके की ज़ुबान तो आज भी वही दक्कनी है, दक्कनी ज़ुबान आज भी। अगर ऐसे ही तो फिर सिराज औरंगाबादी पैदा हुआ 25 साल के बाद, तो वो तो बिल्कुल वही शायरी कर रहा है औरंगाबाद में। अच्छा, वो देखना ना इलाका कौन सा है, आप दिल्ली के कितना करीब है, दक्कन तो जाहिर है बहुत बड़े। नहीं, औरंगाबाद जितना भी दूर हो दिल्ली से, तो जो वली भी तो औरंगाबाद का ही था। वली औरंगाबाद का था। वली के पास वही कदम राव से जो 200 साल की रिवायत आ रही थी, वो ज़ुबान प्योरीफाई होकर जो वली तक पहुंची है, वही ज़ुबान आगे दिल्ली गई है। लेकिन दिल्ली वालों के पास अब्दुल कादिर बेदिल वाली ज़ुबान थी, वो बेदिल कहाँ है हम में। तो इसका मतलब ये कि दिल्ली वाले सिर्फ फ़ारसी की, चूँकि वो सरकारी ज़ुबान थी, इस वजह से वो मजबूरन उसमें शायरी कर रहे थे। वाइंड अप हम कहाँ इस बात को कर सकते हैं, हम अभी उस तरफ गए ही नहीं। हम ये कहते हैं कि जनाब सबसे पहली जो
नहीं, हम सोर्स मुगालतों को ठीक करने की तरफ जा रहे थे ना। जी जी यानी ये मुगालता है कि उर्दू की उम्र जो है जी जी वो साद सलमान से शुरू करते हैं या अमीर खुसरो शुरू करते हैं जी जी और 1000 साल तकरीबन हम ले जाते हैं। जी जी। आपका ख्याल है कि उर्दू की उम्र 300 साल से ज़्यादा नहीं नहीं, लफ्ज़ उर्दू की उम्र। है। लफ्ज़ की तो ज़ाहिर है इतनी। अब उर्दू ज़ुबान कौन सी है, मैं अब इस तरफ आता हूँ। जी मैं अमीर खुसरो जिस दहलवी ज़ुबान में लिख रहे हैं यही आज की उर्दू है। मेरा नुक्ता नज़र है कि उर्दू के मुख्तलिफ नाम नहीं थे, दहलवी के मुख्तलिफ नाम आज उर्दू है। यानी वो पहली ज़ुबान जो दहलवी ज़ुबान थी जिसमें वो मतलब अमीर खुसरो की शायरी आपको मिलती है। नहीं, आप तो फिर सीधा कर रहे हैं मामले को बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है कि दिल्ली की बोली थी, जी जी अमीर खुसरो दिल्ली में था, हाँ जी, जो उसकी ज़ुबान थी। जो वही जो आगे शायर जी जी जो शायर दिल्ली में रहे वो जो ज़ुबान लिखते रहे, हाँ। क्योंकि दिल्ली की बोली थी दिल्ली की तो इसलिए वो उर्दू है। इसके अलावा बाकी खित्तों में जो भी ज़ुबान बोली तो वो जाती उनकी रही अपनी नाम वो है उनकी अपनी है, वो उर्दू नहीं है। और मिलती जुलती इसलिए है कि इनका एक ही धारे से अलग हुई बोलियां हैं। ठीक है। लेकिन ना अब अमीर खुसरो आज 800 साल बाद भी आपको उतना ही ताज़ा लगता है, ये उर्दू ज़ुबान है। अच्छा, अमीर खुसरो के बाद भगत कबीर को देख लें, थोड़े से फ़र्क के साथ ब्रज की तरफ जाता है, उनका जो डायलेक्ट है वो भी उर्दू। तो अब ज़ाहिर है आपने जिनको कहा है कि ये फ़िक्री मुगालते हैं, उसके पीछे कुछ सियासी वजूहात भी हैं, उसके पीछे कुछ और नहीं, सियासी ना भी हो ना, हम ना ज़ुबानों के बारे में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। अब देखें ना, ये आप 1500 कुछ पे आ गए, भगत कबीर से आगे चले तो ये अफजल पानीपती पे आ गए, फिर आगे जाफ़र ज़टली पे आ गए, अमीर खुसरो, जाफ़र ज़टली, अब्दुल कादिर बेदिल, आगे चलकर आपके मीर तकी मीर और आज के गालिब, एक ही ज़ुबान चल रही है। तो हम कहते हैं कि दहलवी ज़ुबान का आखिरी नाम उर्दू है, उर्दू के पीछे कोई नाम नहीं है ये सारे। और वो जो हिंदी है वो शुरू से ही अलग हिंदी है। यानी हम जॉन गिलक्रिस्ट पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज में उसने उर्दू हिंदी का ड्रामा अलग-अलग कर दिया। असल में जॉन गिलक्रिस्ट का तो काम ही और था, वो तो कंपनी को एक ज़ुबान बना के दे रहा था कि आपके जब व्हेन यू विल बी एम्परर तो आपको कौन सी ज़ुबान चाहिए। तो उसने कहा था एक रफ़ी सौदा वाली ज़ुबान है जिसको उसने कोड लैंग्वेज कहा, उसने कहा इसकी तरफ नहीं जाना, ये मुश्किल ज़ुबान है। अच्छा, एक ज़ुबान वही वो थी जो मस्कीन के मरसिए में थी, जो हमारी आम उर्दू है। ठीक। तीसरी उसने कहा था हिंदी ये वल्गर टंग, उसने लिखा वल्गर टंग, उसने कहा वल्गर टंग की तरफ भी कंपनी ने नहीं जाना। कंपनी जब अपने मुलाजमे से बात करेगी तो ये दरमियाने मस्कीन के मरसिए वाली ज़ुबान लेगी, और मस्कीन के मरसिए वाली ज़ुबान आपकी वो उर्दू है जो कॉमनर्स की उर्दू है, ठीक है, जो आगे चलकर बागो बहार में भी आपको नज़र आती है। तो असल में उसने हिंदी को आम लोगों की गली मोहल्ले की ज़ुबान समझकर अलहदा किया था कंपनी को। हम समझते हैं उसने जी उर्दू हिंदी अलहदा करके रख दी है, तो ये बात। लेकिन जब हेडले ने ग्रामर लिखी तो उसने तो उसका दूसरा लिखा ना, उसने तो अपना मदार उस पर रखा जो अवामी ज़ुबान थी उसका। जी जी, लेकिन वो हेडले की जो ग्रामर उसमें इतनी गलतियाँ थी। नहीं, गलतियाँ तो हैं, लेकिन मैं सिर्फ ज़ुबान की तरजीह की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, जॉर्ज हेडले का असल में जॉर्ज हेडले ने सिर्फ सुनाकर 1772 में अपनी वो जो ग्रामर लिखी है असल, और वो उसके एडिशन भी। जॉर्ज हेडले की खूबी ये है कि वो पहला अंग्रेज़ था जिसने पहली ग्रामर लिखी है अंग्रेज़ी में, उससे पहले लैटिन में। सिर्फ ज़ुबान की तरजीह के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम वाइंड अप कर सकते हैं कम से कम इस गुफ्तगू को कि दिल्ली की ही ज़ुबान, दिल्ली की ज़ुबान है खड़ी बोली और वो आज की उर्दू है। नाम उर्दू 200 साल पहले से पड़ा है, लेकिन ये ज़ुबान का सिलसिला वही है। ठीक है, दक्कनी उर्दू नहीं है। आपकी अब तक की जो तहकीक है उसके नतीजे में आप जो है अब तक की जो आपकी तहकीक है उसके नतीजे में आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इस पर बात होनी चाहिए। जी, होनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई।